हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है डबल अकाउंट सिस्टम, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर करेंगे। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी बताए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको सॉल्व कर सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोहरा खाता प्रणाली यानी डबल अकाउंट सिस्टम। तो सबसे पहले डबल अकाउंट सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? ओरिजिन ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था, जहाँ पे ये विशेष अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। कंपनी के लिए कानून के रूप में इसको अनिवार्य कर दिया गया था। रेगुलेशन ऑफ रेलवेज एक्ट 1868, रेगुलेशन ऑफ रेलवेज एक्ट 1868 के द्वारा इसका यूज़ किया गया था। रेलवे कंपनियों के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद 1871 के गैस वर्क क्लॉजेस एक्ट के द्वारा गैस कंपनी के लिए इसको, और उसके बाद 1882 में इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट के द्वारा इसको बिजली कंपनी के लिए इस प्रणाली का जन्म जो है वो इंग्लैंड में कानून के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे देश में जन उपयोगी संस्थाओं के लिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो ये प्रणाली है इसका प्रयोग किया गया था, कानूनी रूप से इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। कोई भी जन उपयोगी संस्था इस प्रणाली को स्वेच्छा से अपना सकती है। तो यहाँ पे आपका सही उपयोग होगा जन उपयोगी कंपनियों द्वारा अंतिम खाते तैयार करने के लिए क्या है, ये एक विधि है। अब यहाँ पे आपको नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा होगा। दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ इंग्लैंड से हुआ था। इसका प्रयोग विशेष अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था, परंतु हमारे देश में जनोपयोगी संस्थाओं के लिए इस प्रणाली का प्रयोग कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है। कोई भी जनोपयोगी संस्था इस प्रणाली को अपना सकती है, लेकिन इसको कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत लाभ हानि खाता क्या कहलाता है? दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत लाभ हानि खाता क्या होता है? ये एक आगम खाता होता है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत बनाए जाने वाले जो वार्षिक खाते होते हैं उसमें आपको किन किन विवरण पत्रों को शामिल किया जाता है? आगम खाते को इंग्लिश में रेवेन्यू अकाउंट बोला जाता है। इसके बाद आपके नेट रेवेन्यू अकाउंट को शामिल किया गया है, कैपिटल अकाउंट को शामिल किया गया है, जनरल बैलेंस शीट को शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत लाभ हानि खाता क्या कहलाता है, तो आपके आगम खाते आ जाएंगे, इसमें आपके नेट रेवेन्यू अकाउंट आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे और जनरल बैलेंस शीट आ जाएंगे। तो ये सारे दोहरा खाते प्रणाली के अंतर्गत वार्षिक खाते होते हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लाभ हानि खाता को आगम खाता कहते हैं, और इस प्रणाली के अंतर्गत जो निम्न खाते तैयार किए जाते हैं वो है रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत स्थायी संपत्ति पर ह्रास होता है। स्थायी संपत्ति पर क्या ह्रास होता है? डिप्रिशिएशन। इकहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के मूल्य में से अगर हम डिप्रिशिएशन को घटा दें तो उन्हें चिट्ठे में दिखाया जाता है, लेकिन जबकि अगर दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत स्थायी संपत्ति को पूंजी खाते में यदि क्रय मूल्य मतलब आप समझ रहे हैं, बिना ह्रास घटाए हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सामान्य चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ह्रास कोष के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, सामान्य चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ह्रास कोष के रूप में इसको दिखाया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। इकहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत स्थायी संपत्ति के मूल्य में से ह्रास को घटाकर उन्हें चिट्ठे में दिखाया जाता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों को पूंजी खाते में क्रय मूल्य पर बिना ह्रास घटाते हुए दिखाया जाता है। ह्रास की समस्त राशि सामान्य चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ह्रास के कोष के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रों पर ब्याज को दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? ऋण पत्रों पर ब्याज को शुद्ध आगम खाते में दिखाया जाता है। ठीक है, शुद्ध आगम खाते में दिखाया जाता है। ऋण पत्रों पर ब्याज और लगान पर लिए हुए रेलवे लाइन को शुद्ध आगम खाते में दिखाया जाता है। अगला, पट्टे की भूमि पर किराया दिखाया जाता है।
पट्टे की भूमि पर किराया आपका शुद्ध आगम खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? शुद्ध आगम खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। पट्टे की भूमि का किराया एक प्रकार का संस्था का व्यय है और इसे शुद्ध आगम खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत हरास लगाने की स्वीकृति विधियां हैं। बिजली पूर्ति अधिनियम जो है ये हमारे देश में 10 दिसंबर 1948 से लागू हुआ था। तो हरास लगाने की स्वीकृति विधियां कितनी हैं? 2 विधि हैं। एक सामान्य विधि होता है और दूसरा हरास का लेखा करने की विशेष विधि होती है। 2 विधि होती है। भारत में बिजली पूर्ति कंपनियों पर नियंत्रण 2 अधिनियमों के द्वारा होता है। अगर आपसे अधिनियम पूछे 2 अधिनियम, तो अगर ये ऑप्शन में है तो ये आपका सही है, ये ऑप्शन में है तो ये सही है। भारतीय बिजली अधिनियम 1910 और बिजली पूर्ति अधिनियम 1948। बिजली पूर्ति अधिनियम 48 के अंतर्गत हरास लगाने की स्वीकृति विधियाँ कितनी हैं? 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी? सामान्य विधि और दूसरे विधि के अंतर्गत हरास का लेखा करने की विशेष विधि है। हरास को आगम खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? डेबिट पक्ष में, ठीक है। और इसे एक वैधानिक खाते के हरास कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिसे सामान्य चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली पूर्ति अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया है किस वर्ष लागू हुआ है। 10 सितंबर 1948 से। बिजली पूर्ति अधिनियम भारतवर्ष में 10 सितंबर सन 1948 से लागू हुआ है। डेट याद रखिएगा। दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत किसी नई संपत्ति पर किए गए कुल व्यय को क्या कहा जाता है? कुल व्यय को पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। डबल अकाउंट सिस्टम में किसी भी नई संपत्ति पर किए गए जो कुल व्यय होता है उसको पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत किसी नई संपत्ति पर कुल व्यय पूंजी व्यय नहीं माना जाता है। इसका कुछ भाग जो संपत्ति के विस्तार या क्षमता बढ़ाने पर खर्च होता है वो पूंजी व्यय, और पुरानी संपत्तियों के प्रतिस्थापन पर जो व्यय होता है उसे आयगत व्यय मानते हैं, पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक व्ययों को किस में दिखाया जाता है? प्रारंभिक व्ययों को किस में दिखाया जाता है? ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ अकाउंटेंसी में, जिसका लिंक मैं हमेशा आपसे शेयर करती थी कि आप पढ़ लीजिए, इतने दिनों में पढ़ लीजिए आप इतने दिनों में। चलिए कोई बात नहीं। दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक व्ययों को किस में दिखाया जाता है? शुद्ध आगम खाते में दिखाया जाता है। किस में? शुद्ध आगम खाते में। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक व्ययों को शुद्ध आगम खाते में अपलिखित किया जाता है, यानी दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक स्थायी संपत्ति जिसका मौलिक लागत 30,000 रुपये थी, इसको नई संपत्ति जिसका लागत 70,000 रुपये है, इससे प्रतिस्थापित की जाती है। मौलिक संपत्ति के प्रतिस्थापन की अनुमानित लागत 50,000 रुपये है। सामग्री को बचने से 4,000 रुपये प्राप्त हुए। सामग्री के बचने से कितने प्राप्त हुए? 4,000 रुपये प्राप्त हुए। तो पूंजीकृत की जाने वाली राशि कितनी होगी? सॉल्व करिए और इसका आंसर करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूंजी लागत बराबर कितना होता है? नई संपत्ति की कुल लागत होती है, उसमें से घटा दीजिए पुरानी संपत्ति की अनुमानित प्रतिस्थापन जो लागत दिया हुआ है, यानी अगर आप 70,000 में से 50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 20,000 बचेगा। तो बस 20,000 आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी 20,000 पूंजी लागत, नई संपत्ति की कुल लागत। जितने भी इक्वेशन है अकाउंटेंसी में वो इक्वेशन मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है। ईपीएफओ के टाइम में मैंने सारे सिलेबस को कवर किया हुआ, तो सारी चीज़ें इसमें है, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। तो सारे इक्वेशन के लिंक मैं आपको दे दूँगी। सारे इक्वेशन आपके तैयार हो जाएंगे ना, तो आप ये जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो नई संपत्ति की कुल लागत में से आप पुरानी संपत्ति की अनुमानित प्रतिस्थापन लागत को माइनस कर देंगे, यानी 70,000 दिया हुआ था नई संपत्ति की कुल लागत, और पुरानी संपत्ति के अनुमानित प्रतिस्थापन कितना दिया हुआ था? 50,000 दिया हुआ था, माइनस कर देंगे 20,000 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के विस्तार एवं प्रतिस्थापन पर संयुक्त रूप से किए गए व्यय के लिए पर्सनल प्रविष्टि होती है। पर्सनल प्रविष्टि क्या होती है?
न्यू एसेट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड में जाता है, इसका रिप्लेसमेंट अकाउंट किस में, वो भी डेबिट रिकॉर्ड के पक्ष में होता है, तो कितना टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा जनरल एसेट हो सकता है, जनरल प्रविष्टि हो सकती है। न्यू एसेट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू बैंक अकाउंट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जब नई संपत्ति पर इस तरह का व्यय किया जाए तो उसका कुछ जो भाग है वो विस्तार और कुछ भाग पुरानी संपत्ति में, कुछ भाग पुरानी संपत्ति में या पुरानी संपत्तियों के प्रतिस्थापन पर आता है। तो इसके लिए क्या प्रविष्टि बनेगी, जनरल प्रविष्टि ये होगी, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू बैंक अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, एक भवन 1980 से 6 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, ठीक है। इस भवन में श्रम एवं सामग्री का अनुपात 7:8 है। तो 2006 में इस भवन को एक नए भवन से प्रतिस्थापित किया गया जिसकी लागत कितना 15 लाख रुपए है। 1980 की तुलना में 2006 में श्रमिकों की मजदूरी में 20% और सामग्री के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है। तो इस दशा में प्रतिस्थापन की वर्तमान लागत क्या होगी। क्वेश्चन आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, तो इसको सॉल्व करिए और अपना अपना आंसर दीजिए। भवन की कीमत क्या दिया हुआ है, 6 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, 6 लाख दिया है। इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, भवन में श्रम का भाग कितना है। पहले तो भवन में जितना श्रम का भाग है उसको आप निकाल दीजिए, यानी 6 लाख इंटू श्रम का भाग है 7 अपॉन 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज 15, सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 2,80,000। इस तरीके से अगर आप करते हैं 6 लाख इंटू श्रम का भाग अगर केवल ले लें तो 7 अपॉन इन दोनों का ऐड कितना 15, इसको सॉल्व करिए। 15 4 ज़ा 60, ठीक है। कितना हुआ 7 4 ज़ा 28 आपका हो जाएगा, यानी 2,80,000 हो जाएगा। तो ये आपका भवन में सामग्री का भाग निकला। अब पुरानी भवन की प्रतिस्थापन में श्रम का भाग निकालेंगे, तो अभी आप 2,80,000 निकाले थे, तो उसमें से फिर आप 2,80,000 में आपके 20% का यदि डिस्काउंट दे, यानी 20/100 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो अपना आंसर करिए कितना आंसर आपका आ रहा है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। चलिए आपको हम एक्सप्लेनेशन ही दिखा देते हैं। आंसर आपका आना चाहिए 6,88,000, 6,88,000 रुपीज़। भवन की कीमत पहले निकाला गया है, भवन में श्रम का भाग निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद भवन में सामग्री का भाग कितना निकला, 3,20,000 निकलेगा भवन में सामग्री का भाग। पहले एक एक करके निकालेंगे, पहले एक भाग निकाले, उसके बाद इसका भाग निकाले, कितना निकला, इसका 2,80,000, इसका 3,20,000 निकला। इसको सॉल्व कर देंगे, पुरानी भवन के प्रतिस्थापन में श्रम का व्यय कितना आपका 3,36,000 रुपये निकला। तो सामग्री लागत में इसको आप बिल्कुल शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे अभी उतना टाइम नहीं है कि आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक कोई बताऊँ, ठीक है। तो 3,20,000 और 3,20,000 में आपका 10/100 करेंगे तो ये आपका 3,52,000 आया। इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया, प्रतिस्थापन लागत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है श्रम लागत प्लस सामग्री लागत। श्रम लागत आपने निकाला था 3,36,000 और आपकी सामग्री लागत कितना निकला है 3,52,000। जब इसको ऐड करेंगे तो 6,88,000 रुपये आपका आंसर आना चाहिए। कितना, ऑप्शन बी 6,88,000, ठीक है। तो ये आपकी डबल अकाउंटिंग सिस्टम से जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप इक्वेशन के लिए जो मैं लिंक आपको नीचे अभी प्रोवाइड करूँगी उसको आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में, मतलब अभी के सेशन में बस इतना ही। आगे आपको और भी टॉपिक वाइज चीज़ें मैं कवर कराती रहूँगी। नेक्स्ट सेशन आपका पहले तो प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब जो 100 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक, अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग के कराई जाएगी, जिसमें से आपको 100 तो कल कराई गई थी कंप्यूटर और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश की। तो आज आपके उसके थर्ड पार्ट का होगा प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आपके इनकम टैक्स के मैं आपको 80 क्वेश्चन, 70 या 80 क्वेश्चन इनकम टैक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ आज।
तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।